नमस्कार मनी गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। अक्सर आपने ये सुना होगा कि निवेश के लिए किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लेना बेहतर रहता है। सलाहकार आपकी वित्तीय जरूरतों को पूरी करने में आपकी मदद करता है, लेकिन यहाँ तो एक बड़ा सवाल भी उठता है, आखिरकार आप वित्तीय सलाहकार चुने कैसे? चुनाव से पहले किन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए और ये कैसे जाने कि जिस व्यक्ति को आपने अपना वित्तीय सलाहकार चुना है, जिसके तजुर्बे पे आप भरोसा भी कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी कमाई का निवेश कर रहे हैं, उसके तजुर्बे पे भरोसा करके वो वाकई आपके लिए सही है या फिर नहीं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हम फौजी इनिशिएटिव के सीईओ और रिटायर कर्नल संजीव गोविला जी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले जरा ये समझाइए कि आखिरकार वित्तीय सलाहकार कौन होता है, किस तरह से वो हमारी मदद करता है? देखिए, वित्तीय सलाहकार को असली में हमें अपना लाइफ प्लानर, अपनी जिंदगी का योजनाकार मानना चाहिए। वो आदमी होता है जो आपको 4 स्टेप्स के थ्रू लेकर के चलता है। पहले आपको वो बताता है कि आप अभी कहाँ पे खड़े हैं। इसके बाद जो कुछ भी आप कर रहे हैं, क्या आपको वो उस जगह ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं, और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, आप जो भी कुछ भी अभी कर रहे हैं वहां से आप उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप जानना चाहते हैं, तो फिर वो आपको बताए कि अभी आपको क्या करना है। और अंत में जो कुछ भी उसने आपको बताया है उसको वो रिव्यू करता रहे और आपको बताता रहे कि आप ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, वित्तीय सलाहकार है, वो आपकी पूरी जिंदगी का योजनाकार है। उसका मतलब ये हुआ कि ना तो वो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है, ना वो लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट है, ना वो बैंक है जो आपको सिर्फ एफडी बेचना चाहता है, ना है जो एफडी बेचना चाहती है, ना ही आपका रिटायरमेंट का कैलकुलेटर है। असली में वो ये सारी चीजें मिलकर के है और आपका पूरी जिंदगी का एक योजनाकार है। बिल्कुल। तो एक वित्तीय सलाहकार यानी कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो होता है वो आपको सही दिशा दिखाता है। बेसिकली आपको वो ये बताता है कि आपको निवेश जो है किस दिशा में करना चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएं, मन मुताबिक जो है वो रिटर्न भी हासिल कर पाएं। लेकिन जैसा कि आपने अभी पूरी चर्चा में शुरुआत में बताया कि किस तरह से वो एक लाइफ प्लानर का रोल निभाता है, इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से रोल होते हैं जिसकी वजह से एक वित्तीय सलाहकार जो है हमारी जिंदगी में जरूरी होता है? आपको वही चीज याद रखनी है कि आपका जो वित्तीय सलाहकार है वो आपके बारे में सब कुछ जाने। आपको उसको किसी भी चीज को जो भी चीज, ठीक एक डॉक्टर या लॉयर की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका फाइनेंशियल डॉक्टर है, ये आपको मान के चलना है। अगर आप डॉक्टर से कोई चीज छुपा देते हैं तो शायद डॉक्टर आपको ठीक तरह का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से आपने अपने वित्तीय सलाहकार की एडवाइस को अगर ठीक तरीके से लेना है तो आपको उसको सब कुछ चीज बतानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आपको सब कुछ जो है अपने वित्तीय सलाहकार के साथ जो है वो शेयर करना होगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अगर डॉक्टर से आपने कुछ भी छुपाया तो बीमारी का इलाज जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। इसी तरह से आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, या आपने पहले कितना निवेश किया हुआ है और कितना अधिक निवेश कर सकते हैं, या आपके कितने खर्चे हैं, इन तमाम बातों को आपको डिटेल से जो है वो वित्तीय सलाहकार को बताना होगा। तभी वो आपकी सही तरीके से, सही मायने में जो है मदद कर पाएगा और उसकी मदद के साथ ही आप अपने लक्ष्यों को बहुत आसानी से हासिल भी कर पाएंगे। लेकिन निवेशकों की आखिरकार मदद कैसे करता है वित्तीय सलाहकार संजीव जी? क्योंकि सलाहकार जो होते हैं हमने अक्सर देखा है वो राय देते हैं, लेकिन किस तरह से राय देते हैं, कैसे जो है वो पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं? एक अच्छा वित्तीय सलाहकार इस तरीके से शुरू नहीं करेगा आप कितना पैसा निवेश करना चाहते हैं। सबसे पहले वो जानना चाहेगा आप क्या हैं, आपकी किस तरह से फैमिली है, आपके बच्चे क्या करते हैं, आप खुद क्या करते हैं, आपकी पत्नी क्या करती है, आपके आगे के किस तरह के ड्रीम्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। इन सब को लेने के बाद फिर वो आपको अपने बारे में बताएगा कि वो किस तरीके से काम करता है और आप दोनों के बीच में क्या किसी तरह का समन्वय हो सकता है कि नहीं। ये करने के बाद फिर वो आपको आपके पैसे के बारे में पूछेगा, आपने आज तक क्या किया है, कहाँ पे खड़े हैं आप। फिर आपके जिस तरह के आपने अपने ड्रीम्स बताए हैं, जिस तरह के आपने अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, उनके हिसाब से वो आपको आगे लेकर के जाएगा। आपसे ये बात मान लीजिए कि कोई भी वित्तीय सलाहकार अगर आपसे सबसे पहले
ये पूछता है कि आप क्या निवेश करना चाहते हैं, तो शायद कहीं पे वो आपके लिए ठीक नहीं है। वित्तीय सलाहकार आपकी पूरी जिंदगी की योजना बनाना चाहिए, न केवल ये कि आपने कहाँ पे इस समय निवेश करना है और वो किस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वित्तीय सलाहकार जो है वो आपकी पूरी जिंदगी की योजना बनाता है कि आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए, किस तरह से निवेश करके आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। बेसिकली आपका पूरा लाइफ प्लानर जो है वो एक वित्तीय सलाहकार होता है। खैर, अगर आपके मन में वित्तीय सलाहकार से जुड़े या फिर और भी कुछ अगर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार आप अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करें, किस तरह से लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए, या कुछ भी इससे जुड़ी हुई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमसे सीधे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ये शो इस वक्त फेसबुक और ट्विटर दोनों जगह पर लाइव है, वहां पर जाकर आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और अगले आधे घंटे में संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों को हम अपने शो में शामिल कर पाएं और जवाब भी दे पाएं। खैर, हमें वित्तीय सलाहकार जो है उसे चुनने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन खूबियों को देखना चाहिए? वित्तीय सलाहकार को सबसे पहले तो आप किसी भी वित्तीय सलाहकार के पास जाएंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे, तो आजकल हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर है। आप वहाँ जाकर के देखिए कि आप उसके बारे में क्या पता कर सकते हैं। चाहे वो फेसबुक हो या फिर आप गूगल भी करेंगे तो उसके बारे में, एक अच्छे वित्तीय सलाहकार के बारे में कई सारी चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, लेकिन क्या वो आपके लिए ठीक है? क्या वो उस तरह की चीज़ों को उस तरह की बातें करता है जो आपको चाहिए? क्या वो उस तरह की चीज़ों में निवेश करता है जो आपको चाहिए? ये आपका पहले होमवर्क है, इसके पहले कि आप किसी भी सलाहकार से मिलें। एक बार आपके उसके साथ मिलते हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत है वो किस तरीके से काम करेगा। जी, क्या वो आप जी जी क्या वो आपके बारे में पूछ रहा है, क्या आपकी फैमिली के बारे में पूछ रहा है, आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रहा है, आपके आगे के सपनों के बारे में पूछ रहा है? ये आपको इंडिकेशन देता है कि वो एक वित्तीय सलाहकार है जो आपकी पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता है ताकि वो ठीक से हर चीज़ प्लान करके आपको दे सके। बिल्कुल। तो जैसा कि संजीव जी ने बताया कि किन किन खूबियों को आपको जो है देखना चाहिए कि आपके वित्तीय सलाहकार में होनी चाहिए, इन बातों का जो है आपको खास ख्याल रखना होगा। और चुनाव से पहले, यानी कि वित्तीय सलाहकार को चुनने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये संजीव जी को से जानेंगे। लेकिन इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह जुड़े हैं चंडीगढ़ से। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मैंने 3000 इन्वेस्ट किया है। एक मेरा एसेट टैक्स सेविंग फंड में 2000 एंड कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में 1000। तो मैडम मेरा 20 ईयर का प्लान है इन्वेस्ट का, अपनी डॉटर की स्टडी और मैरिज के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मेरे प्लान, ये जो जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, ये सही है? और 2000 की और एक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अमाउंट, क्या इन्हीं में ही ऐड करूं या कोई नई सी मुझे चाहिए? और बिल्कुल लक्ष्मण जी, तो हमारे साथ संजीव जी जुड़े हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अप्रैल से इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत की है, नए निवेशक हैं। 3000 रुपए जो है फिलहाल निवेश कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया 2 फंड्स में, और 2000 रुपए और निवेश करना चाहते हैं। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? जी, आप ये दोनों फंड्स जो ले रहे हैं, मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड जो एक ELSS टैक्स सेविंग कैटेगरी का फंड है, और ये आमतौर पे मल्टी कैप टाइप का फंड माना जाता है। बहुत अच्छा फंड है, इसको आप लेके चलिए। ऐसे ही जो आपकी दूसरी चॉइस है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, जिसमें आप 1000 रुपये डाल रहे हैं, ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ये भी एक बहुत अच्छा फंड है, और आपकी जो चॉइस है दोनों फंड्स की बहुत अच्छी है, क्योंकि आपका निवेश का आप 20 साल के लिए सोच रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको एक मिड कैप फंड भी ले लेना चाहिए, और उसमें मैं आपको HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड बोलूँगा, जिसमें आप 2000 कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस फंड को ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको थोड़ी कम रिस्क लेनी है तो आप एक लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, एक्सेस ब्लू चिप फंड। बिल्कुल, तो एक लार्ज कैप फंड जो है वो अपने पोर्टफोलियो में आप और शामिल कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें आप अपना अतिरिक्त निवेश जो है वो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं लक्ष्मण जी कि संजीव जी की सलाह के साथ आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल भी कर लेंगे। संजीव जी, वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। हम बात कर रहे थे आज फाइनेंशियल एडवाइजर की, तो फाइनेंशियल एडवाइजर को चुनने से पहले हमें और किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
जिस तरह से आप एक डॉक्टर को ढूंढते हैं, जिस तरह से आप एक लॉयर को या एक सीए को ढूंढते हैं, वही बिल्कुल उसी तरह के आपको क्राइटेरिया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, वित्तीय सलाहकार के लिए लगाने पड़ेंगे। आपको ये देखना चाहिए कि उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो किस तरह के लोगों के साथ ज़्यादा काम करता है, उसकी क्लाइंटेल क्या है, कितना वैरायटी है क्लाइंटेल में, और जिस तरह के आप क्लाइंट हैं, किस तरह का आप निवेश करना चाहते हैं, आपकी फैमिली की क्या हिस्ट्री है, क्या वो उस तरह के क्लाइंट्स को लेता है कि नहीं लेता। दूसरी चीज़ है कि वो उसके प्रोसेसेस क्या हैं, उसके सिस्टम्स क्या हैं, क्या जिस तरह से वो निवेश करता है क्या आपको वो पसंद है, क्या आप भी उसी तरीके से सोच रहे हैं। ये चीज़ जब आप एक वित्तीय सलाहकार से मिलेंगे, आपने उससे पूरी चीज़ें पूछनी है। यानी कि आप दोनों की वेवलेंथ जो है वो ज़रूर मैच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेवलेंथ बिल्कुल ऐसे ही मैच होनी चाहिए कि जैसे आप एक शादी करते हैं तो जिस तरह से आप अपनी एक पत्नी, अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढते हैं, इसी तरह से आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ढूंढना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की चीज़ होनी चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइज़र एक ऐसा आदमी नहीं होता जिसको आपने आज लिया, ठीक है, कुछ दिन बाद चेंज कर दिया, उससे अगले साल एक तीसरा ले लिया। अगर आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल जाता है तो आप ये मान के चलिए आपने ज़िंदगी भर अपनी तरफ से उसके साथ चलना है। जी बिल्कुल। तो वित्तीय सलाहकार के चुनाव से पहले इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि आपकी वेवलेंथ जो है वो अच्छे से मैच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ अपनी वेवलेंथ मैच करते हैं, वैसे ठीक है आपका लाइफ प्लानर है तो इसके साथ भी एक आपकी वेवलेंथ जो है वो ज़रूर मैच होनी चाहिए। खैर, इस बीच में हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ हितेश कुमार जुड़े हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना सवाल पूछिए। Thank you very much for giving me opportunity to ask these questions. I'm calling from Kuwait. My name is Hitesh Kumar Tople. My age is 37. जी। So I'm investing around 50,500 per month in all different mutual funds, like in Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 funds, SIP 5,000 per month, Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund in growth options, SIP 5,000 Indian rupees per month, HDFC Small Cap Regular Plan, SIP 6,000 Indian rupees, ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostic PhD Fund Growth 4,000 Indian rupees per month, ICICI Prudential Value Discovery Fund 5,000 Indian rupees per month, LMT Emerging Business Fund Regular Plan Growth SIP 4,000 rupees per month, and Reliance Retirement Fund Wealth and Creation Scheme Growth SIP 17,500 Indian rupees per month. Reliance Small Cap Fund Growth SIP 4,000 per month. Apart from this, I have different policies. I am also investing in that one, like ICICI Prudential Savings Suraksha Regular Plan for 2,38,000 per month. I am paying for that one. LIC Jeevan Anand Policy 149 for 21 years, and HDFC Life Unit Link Young Star Policy 15,000 per annum, HDFC Children Plan Double Benefit 25,000, 3,350 per annum. So actually my goal is that after 15 years, I want around 30 lakhs for child education, as well as after retirement, after at the age of 60, I want around 5 crore rupees. So whatever choose portfolio is correct, or I need to change something in that one? बिल्कुल। तो संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं आपके साथ तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। संजीव जी, इनके पोर्टफोलियो में करीब 8 फंड शामिल हैं और इसके अलावा 6 पॉलिसीज जो हैं इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखी हुई हैं, तो क्या सलाह देंगे आप इन्हें? पहले मैं आपके फंड्स के बारे में बात करता हूँ। आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है। मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ फंड्स हैं जिसके अंदर आपको SIP स्टॉप करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या कि उनका एग्जिट लोड कब खत्म होता है और आपको दूसरे फंड में शिफ्ट करना चाहिए। अगर फंड वाइज आए तो जो आप L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप अपनी SIP कंटिन्यू करिए और चलते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत अच्छे फंड्स हैं ये। रिलायंस स्मॉल कैप फंड, ये भी एक अच्छा फंड है, लेकिन मुझे कहीं पे लग रहा है आपने स्मॉल कैप फंड जो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं उनमें काफ़ी बड़ा एक्सपोजर ले लिया है। इन तीनों फंड में
मैं आपको ये कहूँगा कि आप रिलायंस स्मॉल कैप फंड से शिफ्ट कर लीजिए, उसके अंदर एसआईपी को स्टॉप कर लीजिए और उसको रिलायंस के ही एक दूसरे बहुत अच्छे फंड रिलायंस लार्ज कैप फंड में ले जाइए। आपका एक लार्ज कैप फंड में एक्सपोजर भी हो जाएगा जो आपका अभी तक नहीं है। एक आपने थीमेटिक फंड लिया हुआ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि थीमेटिक फंड्स जो होते हैं एक बहुत रिस्की कैटेगरी होती है। जब तक थीम चल रही है तब तक चल रही है, बहुत हमेशा यही होता है बल्कि कि एक थीम कुछ साल चलती है या कुछ महीने चलती है और सडनली जो है वो आउट ऑफ फेवर हो जाती है। मैं आपको कहूँगा कि आपको इससे निकलना चाहिए और आपको इसकी जगह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में चले जाना चाहिए। और ये तब जाना चाहिए जब आपका ये जो थीमेटिक फंड है इसका एग्जिट लोड खत्म हो गया है। जहां तक एसआईपी की बात है वो एसआईपी इस फंड में स्टॉप कीजिए और मैं आपको एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में यही सेम एसआईपी स्टार्ट करने का राय दूंगा। आदित्य बिरला प्योर वैल्यू फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये दोनों वैल्यू फंड हैं। ये वैल्यू फंड जो होते हैं ये मैं आपको इनसे निकलने की राय दूंगा। इसमें आप एसआईपी को स्टॉप कर दीजिए। आदित्य बिरला वाला फंड उन्हीं के दूसरे एक बहुत अच्छा फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, उसके अंदर शिफ्ट कर लीजिए। और अपनी जो आईसीआईसीआई की जो वैल्यू फंड की जो एसआईपी है उसको आप अगेन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। जहां तक आपकी आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड की बात है उसमें चलाए रखिए अपनी एसआईपी। रिलायंस रिटायरमेंट फंड जो है रिटायरमेंट के लिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं उससे आपको एक और बेटर फंड, ज़्यादा अच्छा फंड बोलना चाहूँगा, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान, उसके अंदर जाइए और चाहे आप 17,500 कर सकते हैं या 15,000 भी इसमें करेंगे तो आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे और जो बाकी 2,500 आपका बनता है एसआईपी का वो आप रिलायंस स्मॉल कैप फंड में ले जाइए। ये बात हुई आपके म्यूचुअल फंड्स की बात। जी, अब इंश्योरेंस पॉलिसी पर इंश्योरेंस पॉलिसी में मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहूंगा। आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हैं, 6 जो पॉलिसीज हैं आपकी, उसमें 3 एंडाउमेंट पॉलिसीज हैं, 2 यूलिप। तो बिल्कुल इनमें से कितनों को सरेंडर कर देना चाहिए, किसमें बने रहना चाहिए? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको इन 5 पॉलिसीज में से किसी में भी नहीं होना चाहिए। तो कौन सी एक में बने रहना चाहिए? आपको जो आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया है आपको उसमें रहना चाहिए। सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस है जिसमें आप बने रहिए और बाकी जो 5 अगर आप उन्हें सरेंडर कर देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो संजीव जी, हम उम्मीद करते हैं कि हितेश जी आपको आपकी पूरी सलाह जो है वो मिल चुकी होगी और उसके जरिए जो है वो आसानी से अपने तमाम भी हासिल कर लेंगे। तो संजीव जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र चुनना चाहते हैं तो हमें उससे किस तरह के सवाल पूछना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है उसके बारे में जाननी चाहिए जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये फाइनेंशियल एडवाइज़र हमारे लिए ठीक है या नहीं है? सबसे पहले आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से उसके काम करने का तरीका पता करना चाहिए कि वो किस तरह से आपको आगे लेके चलेगा, आपके किन किन चीज़ों को कंसिडर करेगा, उसके पास किस तरह के क्लाइंट्स हैं, किस तरह की क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं। अब क्वालिफिकेशंस जो है बहुत मैटर करते हैं क्योंकि मान लीजिए वो फाइनेंशियल एडवाइज़र एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सीएफपी है, इसका मतलब वो थोड़ा प्लानिंग के बारे में ज़्यादा सोचेगा और सिर्फ निवेश के बारे में कम सोचेगा, वो आपकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचेगा। उसकी क्वालिफिकेशंस के अलावा आप उससे ये पता कर सकते हैं कि क्या वो सोशल मीडिया के ऊपर लाइव है, वो किस तरह से आपसे कनेक्टेड रहेगा, आप उसके साथ किस तरह से कनेक्टेड रहेंगे। ये पहली चीज़ हो गई जहाँ पे आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के बारे में जान रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको ये पता करना चाहिए कि उसके सिस्टम्स और प्रोसेसेस क्या हैं, किस तरीके से जो भी आप इसको इन्फॉर्मेशन देंगे वो उसको प्रोसेस करेगा, किस तरह से आपका वो प्लान बनाएगा, किस तरह से आपको वो डिस्कस करेगा और आपकी राय की वो जो प्लान बनाया जा रहा है उसमें क्या महत्व होगा और जो आप अपने सुझाव देंगे वो सुझाव किस हद तक उसमें डाले जाएंगे। बिल्कुल। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि क्या चार्जेस होंगे। चार्जेस जो है जो फाइनेंशियल प्लानर आपको शुरू से बना दे, वित्तीय सलाहकार जो है शुरू से बताए बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, जी मेरे ये चार्जेस होंगे और मुझे आपको ये भी जानना ज़रूरी है उसको कहाँ से किस तरह का आपकी इन्वेस्टमेंट्स की तरह वजह से कमीशन या ब्रोकरेज आएगी।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जानना जो है बेहद ज़रूरी है कि क्या फ़ीस रहेगी और अवधि कितने के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको पूरी तरह से राय मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन हम ये कैसे जानें इन तमाम बातों के बाद कि कौन सा वित्तीय सलाहकार जो है हमारे लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि एक सलाहकार किसी एक फ़ंड के बारे में राय देते हैं और दूसरा सलाहकार ठीक उसी फ़ंड के लिए मना भी कर देता है। तो ऐसे में हमें कैसे जानना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा वित्तीय सलाहकार सही है? देखिए, मैं जो है इसके अंदर ये कहना चाहूँगा, तो जैसे आपने लाइफ पार्टनर की बात की थी, इसी तरीके से जब तक आप आगे नहीं जाएंगे अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, कभी कभी तो बाद में जाके ही पता लगता है। खैर, उसकी बात कोई नहीं है। आपको अपनी तरफ से बहुत सचेत रहना है, क्योंकि आप जिंदगी भर के लिए अपनी तरफ से कम जिंदगी भर के लिए किसी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जो है ये देखना है कि वो जो प्लानर है आपके बारे में ज्यादा रुचि दिखा रहा है या आपके पैसे के बारे में ज्यादा रुचि दिखा रहा है। अगर वो ठीक वैसे ही हो गया जैसे आप लाइफ पार्टनर चुनते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ये आपकी पहली मीटिंग में ही आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह का प्लानर है। बिल्कुल। इसके बाद आपने जो है जब उससे बातचीत करेंगे, क्या वो आपकी सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछता है, हर चीज़ के बारे में एडवाइस देने की उसकी कैपेबिलिटी है, या वो सिर्फ आपको इंश्योरेंस बेचना चाहता है या म्यूचुअल फंड बेचना चाहता है। और अगर आप उससे पूछते हैं जी ये मेरे लिए, अगर मैं आज से 20 साल बाद रिटायर होऊंगा, ये मेरे लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, तो वहां पे वो आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सकता है। तो शायद आपको यानी कि एक वित्तीय सलाहकार ठीक है ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि आपका लाइफ पार्टनर होता है, उसको आपके पैसे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी बेहतरी के लिए जो है वो आपके हर बार जो है सोचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि कैसे वो अपने लिए एक वित्तीय सलाहकार को चुन सकते हैं। तो आज के लिए मनी गुरु में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।